कहाँ है इसका? वो कहाँ है स्टाइलस उसका? अरे डिजिटल बोर्ड का पेन इधर तो नहीं रखा, वो रखा है, देना। चलो बच्चों नेक्स्ट। तो मैंने आपको ये बताया था कि N2, B2 और C2 में sp मिक्सिंग होगी और O2 और N2 में sp मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है ना। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। अब आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखो, बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्रेसेस, बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्रेसेस number of covalent bonds present between bonded atoms in molecule, present between bonded atoms in molecule. Higher the bond order, higher the bond order, higher the bond order, higher the bond order, higher the bond strength, higher the bond order, higher the bond strength, higher the bond order, higher the bond strength, lesser the bond length. समझ गए? lesser the bond length. तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं बच्चों बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस में टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये हम समझते ही है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। लिखें ये चले आएंगे। नेक्स्ट लिखो, ए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, a bond order of diatomic molecule comes zero then it never exists in any condition. Then it never exists in any condition. समझ गए ना? बॉन्ड ऑर्डर ही जीरो आ गया तो फिर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं बना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल
diatomic molecule comes in fraction, then it is less stable in present form, and has strong tendency to convert itself into more stable form, जैसे कि बच्चों NO है तो NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, तो ये हमारा पैरा मैग्नेटिक होगा, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के NO पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल के NO पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा, और ये हमारा कैसा हो जाता है, डायामैग्नेटिक। लिख लें। नेक्स्ट लिखो, मॉलिक्यूलर स्पेसीज with 0 unpaired electron is called diamagnetic, ब्रैकेट में लिख लो, repelled by magnetic field, and with one or more electron, unpaired electron, it is called paramagnetic, ब्रैकेट में लिख लेना, attracted by magnetic field, समझ गए? attracted by magnetic field, गेट लगा दो। हाँ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड bond order of following molecule and comment on their sigma and comment on their sigma and pi bond character, comment on their sigma and pi bond character, sigma and pi bond character।
Li2 Be2 C2 F2। निकालो जल्दी से। Li2 के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना चालू कर दो। 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, उसके बाद सिग्मा 2s2। क्लियर है? अब यहां पर बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 दैट इज 1। एक बात और समझो यहां, जैसे एंटी बॉन्डिंग वाले ने बॉन्डिंग वाले को कट कर दिया होगा तो यहां पर प्योर 1 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये बात समझ में आया? अब जैसे मान लो लिथियम होगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना, इसको हमने हीट किया होगा तो ये हमारे पास N/2 Li2 ये मॉलिक्यूल्स में टूट गया होगा और ये हमारा एग्जिस्ट इन वेपर फेज, हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट इन वेपर फेज। कभी हम Li2 को नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं क्या? नहीं देखते। Be2 से बात करो, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। जेरेड अनजेरेड हमें सब आता है। अब ये बात, सिग्मा का बॉन्डिंग जेरेड होता है, पाई का बॉन्डिंग अनजेरेड होता है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका? 4 - 4 डिवाइड बाय 2 0। तो यहां पर पता है जैसे मान लो BeN है, इसे अगर मैंने हीट किया तो ये NBe एटम्स इसमें टूट जाएगा। नेवर एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल, नेवर एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल। क्लियर है? समझ गए? ये कहानी बन रही होगी। B2 ये समझो आप। B2 से अगर हम बात करेंगे तो B2 पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। अब क्या आएगा? पाई, क्योंकि sp मिक्सिंग है। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ये 1 और ये 1। अब यहां एक लॉजिक समझते हैं, ये गया ये गया, तो इस यहां पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर लॉजिकली निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर तो ठीक है, चलो फॉर्मूले से निकालते हैं पहले। 6 - 4 डिवाइड बाय 2 डेट इज 1। तो पता है इसके अंदर 2 हाफ पाई बॉन्ड आए होंगे, इसके अंदर 2 हाफ पाई बॉन्ड आए होंगे, आधा इसका आधा इसका। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो इसके अंदर 2 हाफ पाई बॉन्ड, ओवरऑल 1 बॉन्ड, 2 हाफ पाई बॉन्ड दैट इज ओवरऑल 1 बॉन्ड। क्लियर है? समझ गए? बॉन्डिंग वाला बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से तो आ ही जाएगा, लेकिन इससे समझेंगे तो कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा। C2 है, C2 का 12 होता है। C2 का अगर 12 होता है तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s
एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग टू और पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। क्लियर है? क्लियर है? अब इसके अंदर अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2 और 2 4 8 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो लाइन गलत हो गई ना कि पहले सिग्मा बनाओ फिर पाई बनेगा। ये बात समझ में आया? C2 नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता, C2 वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। ये बात समझ में आया? C2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है? नेक्स्ट F2 का तो हो जाएगा 18, तो 18 हो जाएगा तो इसमें sp मिक्सिंग नहीं होगी, है ना? sp मिक्सिंग नहीं होगी तो बॉन्ड ऑर्डर तो आप इसी से निकाल लो फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल करके क्या है ना, थोड़ा फील आ जाती है। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा 2pz टू पाई 2px2 पाई 2py2 और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग टू। क्लियर है? तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 और 2 4 4 और 2 6 6 और 4 10 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 डेट इज 1। यहां पर ये उसी के एंटी बॉन्डिंग से कटेगा, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा का बॉन्डिंग, इसको ये नहीं कटने वाला, ये इसके इससे ये इसके इससे। नॉर्मल F2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज गैस एट रूम टेम्परेचर। F2 तो एग्जिस्ट करता है ना, बात समझ में आया? लिख लें। चले आएंगे? लिख लिया? तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वर्क करेगा। समझ में आ रहा है ना? बस वो जो एनर्जी ऑर्डर है वो अगर हमारे दिमाग में है तो फिर क्वेश्चन
होते जाएंगे। चले आगे, लिख लिया, हटा दूं, सबने लिख लिया। चलो अब देखो जरा, जैसे मेरे को O2 मॉलिक्यूल से अगर बात करनी है तो O2 मॉलिक्यूल को बनाने का एक तरीका ये होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, एक क्वेश्चन में सिखा देता हूँ ऐसे, है ना, बाकी तो हम नॉर्मली करेंगे। ये हो गया ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और ये हो गया ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 1s 2s और 2p, तो 1s2 2s2 और 2p4 ये आ जाएगा, और 1s 2s और 2p4। बच्चों जैसे 1 और 1s 1 और 1 मिले तो ये दो बनाएंगे, जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, तो ये बन जाएगा, ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये और ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें sp मिक्सिंग नहीं होने वाली है तो इसके अंदर एक तो ये आ जाएगा, दो ये आ जाएंगे, तो ये सिग्मा 2p z, हम z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, ये हमारा पाई 2px पाई 2py, फिर जिसका बॉन्डिंग बना है उसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा ही बनेगा, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 18 नहीं 16, अरे 16 है ना, भरते जाओ। ऐसा, ये बात समझ में आया? तो पहले तो मुझे ये पता चला कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है, बात समझ में आया? बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो अपने नॉर्मल रूल से तो बॉन्ड ऑर्डर 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 माइनस 2 2 2 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 2। ये बात समझ गए? अब यहां पर अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर देखता हूं तो जिसके बॉन्डिंग उसी का एंटी बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है तो कट कर दो, इसका एंटी बॉन्डिंग नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन इसमें ये आधा और इसमें ये आधा, ऐसा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 सिग्मा और 2 हाफ पाई बॉन्ड। क्लियर है? 1 सिग्मा और 2 हाफ पाई बॉन्ड, बस। अब हो गया ये। अब इसके अंदर ये आ गया हमारे पास। अब जैसे मान लो O2 है तो मैं O2 पॉजिटिव से भी बात करना चाहूंगा और O2 2 पॉजिटिव से बात करना चाहूंगा, मैं O2 नेगेटिव से भी बात करना चाहूंगा, O2 2 नेगेटिव। अब अगर O2 में sp मिक्सिंग नहीं हुआ ना तो इसके किसी आयन में भी हम sp मिक्सिंग नहीं करेंगे, ये बात याद रखें, चाहे वो 14 हो रहा हो चाहे कुछ हो रहा हो। अब यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर तो हम जानते हैं 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गायब होंगे, 3 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, ये बात समझ में आया? ये ऑर्डर हो जाएगा।
क्लियर है? समझ गए? करस्पॉन्डिंग आयन हमेशा करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल को सोचकर बनाया जाता है, समझे? कोई टेंशन? लिखे ये आज तुम्हारी कितनी क्लास है? इसके बाद फिजिक्स होगी। फिजिक्स में वो इलेक्ट्रो चालू हो गया तुम लोगों का? तो मॉड्यूल तो मांग लो ना, मिल जाएगा, ले लो। लिख लिया? बच्चों, ये जो सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है ना, इसको कहा जाता है होमो। क्या कहा जाता है? होमो। होमो का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? हाईजेस्ट ऑक्यूपाइड, हाईजेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है? और इसको कहा जाता है लूमो। लूमो का मतलब क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके अंदर होमो और लूमो में मैक्सिमम गैप है? तो उस केस में आप ये ढूंढना कि होमो होना चाहिए बॉन्डिंग का और लूमो होना चाहिए एंटी बॉन्डिंग का। ये बात समझ में आया? या फिर होमो होना चाहिए एंटी बॉन्डिंग का, जो कि हो नहीं पाएगा, और लूमो होना चाहिए बॉन्डिंग का। मतलब कुल मिला के एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग होगा, उसी में मैक्सिमम गैप आया होगा। क्या? नहीं, इसमें मैक्सिमम गैप नहीं होगा ना, ऐसे 4 ऑप्शन देके पूछेगा वो, उस केस में देखना पड़ेगा।
चलें, लिख लिया। देखो, जैसे मान लो अगर मैं N2 पॉजिटिव, N2 2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 3 होगा, है ना। sp मिक्सिंग होगी, वो नीचे आ जाएगा, वो ऊपर, तो इसका होमो कौन सा होगा? सिग्मा वाला। ये समझ में आता है ना। अब यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बने होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। ये बात समझ में आया। अब यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया तो N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना बचेगा? 2.5, और N2 बॉन्ड ऑर्डर कितना बचेगा? 2। N2 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, क्योंकि एंटी बॉन्ड दिख रहा है ना, एंटी बॉन्डिंग वाले में फिल हो जाएगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। अब मेरे को बॉन्ड स्ट्रेंथ पता करनी थी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर मेरे को पता करनी है तो यहां पर देखो जरा, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ तो N2 की होगी, उसके बाद 2.5 2 आ रहे हैं। अगर 2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा तो हम कैसे चेक करेंगे? तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N2 नेगेटिव में ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो N2 पॉजिटिव आ जाएगा, फिर तो N2 नेगेटिव आएगा, उसके बाद N2 2 पॉजिटिव, उसके बाद N2 2 नेगेटिव। तो अगर 2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी देखी जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का उल्टा कर देंगे तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। ये समझ गए? समझे ना क्या कहा? लिख लें। लिख लिया? एक लाइन लिखो। when two molecular species have equal bond order, then molecular species having higher number of antibonding electron will have larger bond length, lesser bond strength.
lesser bond strength due to relative more repulsion relative more repulsion between nuclei of bonded atom, relative more repulsion between nuclei of bonded atom, समझ गए? समझे ना? इस बात को याद रखें ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला था? कभी भी मॉलिक्यूल है उसके आयन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो स्टेबिलिटी वगैरह तो बॉन्ड ऑर्डर से ही आंसर दिया जाएगा। Li2 पॉजिटिव पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ कितना हो जाएगा? Li2 3 - 2 हाँ 0.5, और Li2 नेगेटिव पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0.5। तो Li2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इन दोनों में नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ज्यादा, तो ये सबसे कम स्टेबल। समझ गए? ऐसे करना है। लिखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल expected to be diamagnetic, C2, O2, N2 और H2, C2, O2, N2 और H2। तो C2, O2, N2 और H2, अगर हम इसके अंदर किसकी बात करनी है हमको? डायामैग्नेटिक की। तो डायामैग्नेटिक के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो C2 हो जाएगा और N2 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर H2 का क्या होगा? तो क्योंकि O2 पैरामैग्नेटिक है तो H2 भी पैरामैग्नेटिक होगा। थ्रू द ग्रुप throughout the group magnetic behavior remains same
मैग्नेटिक बिहेवियर रिमेन्स सेम। समझ गए ना? बिहेवियर रिमेन्स सेम। तो अगर O2 पैरामैग्नेटिक है तो H2 भी पैरामैग्नेटिक ही होगा। चले, समझ गए ये बातों को? नेक्स्ट, अब बच्चों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो एनर्जी ऑर्डर हमने जनरली सीखा है वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ज्यादा अच्छे से वैलिड है। अब हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए इतने अच्छे से वैलिड है नहीं, लेकिन फिर भी देखो इधर, जैसे मान लो मेरे को एनो मॉलिक्यूल का बताना है, अगर मेरे को एनो मॉलिक्यूल का बताना है तो जैसे ये हो गया नाइट्रोजन एटम, ये हो गया ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब नाइट्रोजन एटम का ये रहा 1s, ये रहा 2s और ये रहा 2p। क्लियर है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का एनर्जी कम पर आएगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा ना इसमें, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा होगा। 1s, ये हमारा 2s और ये हमारा 2p। क्लियर है? अब यहां पर वन एस टू, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4। आप क्या करो, 15 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग जैसा O2 का बनता है वैसे ही कुछ बना दो। समझ में आ रहा है? अब अगर ये हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स होंगे तो इनके 1 तो कुछ भी नहीं बनाएंगे, एज इट इज रख दो हेट्रोन्यूक्लियर में। समझ में आ रहा है? 1 के तो आप कुछ मत बनाओ, ज्यादा ठीक है, या तो फिर बैलेंस सेल ही 1 होता तो बनाते हम। तो ये एज इट इज रखा रहने दो। ये अगर हमारे एज इट इज रखे हैं दैट इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या होंगे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके बनाओ, इसके अगर आप बनाओगे तो ये ऐसा और ये ऐसा, ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इसका ये हमारा ऐसा, ये ऐसा सिग्मा 2pz और पाई 2px और पाई 2py, ये ऐसा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, 2pz एंटी बॉन्डिंग। हमें नहीं पता ये सही है नहीं है, लेकिन इससे सारे आंसर तो सही आएंगे। समझ में आ रहा है? और हमें इतना ही सीखना है इसके अंदर। ये तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो हम जोड़ेंगे ही नहीं। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5, 5 और 6, 11। 11 इलेक्ट्रॉन अगर बचेगा तो 4, 6, 10, 11। तो सबसे पहले तो NO मुझे कैसा दिखता है? पैरा। बॉन्ड ऑर्डर कितना दिखता है? 2, 2 और 6, 8, 8 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 डेट इज 2.5। NO हो गया, NO पॉजिटिव हो गया, NO2 पॉजिटिव हो गया, NO नेगेटिव हो गया, NO2 नेगेटिव हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3, NO इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 पॉजिटिव है ना, तो एक गया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर NO नेगेटिव का 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ।
Na पॉजिटिव सबसे ज्यादा, इन दोनों में इसका ज्यादा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कम है ना इसके अंदर। अरे बोलो। फिर NO नेगेटिव, फिर NO2 नेगेटिव, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए कि ये कहानी बन रही होगी। तो हमारे को एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम याद रखने की NO के केस में जरूरत है नहीं, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे।
और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करनी है हमको। देखो इधर हटाऊं ये। अब एक और बात करनी है, और वो बात करनी है हमको कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO। इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। अब CO का क्या है, नॉर्मल बना दें तो उससे क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन उससे अटक जाते हैं। जैसे NO में कोई तकलीफ नहीं होती, तो NO हम यही वाले से कर लेते हैं, लेकिन CO के अंदर देखें जरा, कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम, वन एस, 2s, 2p, यहां पर वन एस, 2s और 2p। इसके अंदर 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p4। अब इसका होता क्या है, देखो ये दोनों तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये बात समझ में आया। तो ये दोनों हमारे कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये हमारे ऐसे हो गए, ठीक है, और ये अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। अब यहां पर होता क्या है कि S और P मिक्सिंग कर लेते हैं, और ये भी S और P को फिर मिक्सिंग करनी पड़ेगी। ये मिक्सिंग करके 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं, sp और sp। और ये भी 2 ऐसे करके मिक्स करके 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना देंगे, एक sp और एक sp। बहुत परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये भी sp और ये भी sp। ये परफेक्ट नहीं होगी, मतलब एक में ग्रेटर देन 50% परसेंटेज कैरेक्टर होगा और एक में लेस देन 50%। इसमें भी ग्रेटर देन 50% और लेस देन 50%। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये हमारा हो क्या रहा होगा, देखो समझना, ये जो है ये हमारा एज इट इज आ जाता है, ठीक है। और इसका भी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। ये बात समझ में आया। ये दोनों तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे ही, और ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था ही, है ना। लेकिन ये हमारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ स्लाइट बॉन्डिंग कैरेक्टर, किस जैसा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसा। अरे बोलो, ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो होगा विथ स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। ये हमारा किस जैसा होगा, ऑक्सीजन जैसा। ये हमारा किस जैसा होगा, कार्बन जैसा। अब इसके 2 और बचे हैं, अभी 2 और अगर बचे हुए हैं तो ये 2 और, एक ये बन जाएगा, ये बात समझ में आया, और एक हमारा ये ऊपर बना देगा ऐसा कुछ। ये हमारा सिग्मा एस, इसको पता है क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा सिग्मा एस पी एंटी बॉन्डिंग, और इसको लिखा जाएगा सिग्मा एस पी बॉन्डिंग। और इसके 2 पाई तो बनेंगे ही, तो इसके जो 2 पाई बनेंगे वो हमारे ऐसे कुछ बनेंगे, देखना जरा।
ये समझ में आया, और 2 पाई ये बने तो 2 पाई एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे। दिख रहा है एग्जैक्टली, दिख रहा है एग्जैक्टली। तो इस टाइप का कुछ चलता है, ये पाई 2p x एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p y एंटी बॉन्डिंग, ये हमारा पाई 2p x और पाई 2p y लिख तो लेंगे ना। अब ये आ गया, अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करता हूं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे? 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो 2 ये चले गए, 2 ये चले गए, इनके अंदर भी 2 चले जाएंगे और 2 ये चले गए। क्लियर है, समझ गए? तो यहां पर ये तो कहलाता है होमो। तो CO मॉलिक्यूल का जो होमो होता है वो स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर वाला होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और किस जैसा? कार्बन के जैसा। ये पिक्चर आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। और ये हमारा लोमो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई वाला। अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ जरा। ये हमारा 8 - 2 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा? 3। और अगर मैं CO पॉजिटिव लिखूंगा तो CO पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 8 - 1 डिवाइड बाय 2 आएगा, डेट इज 3.5। ये वाली बात को मैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? इसलिए मुझे ये पूरा बनाना पड़ता है। तो CO और CO पॉजिटिव में अगर हम बॉन्ड ऑर्डर के पास गए तो ये 3 हो गया, ये 3.5 हो गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो ये हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर? ये कहानी बन रही होगी। ये पूरा अच्छे से बना लें आप। इसका होमो भी पूछा जाएगा, इसका लूमो भी पूछा जाएगा, इससे बहुत कुछ सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको कुल्सन मॉडल कहा जाता है, सुना नहीं होगा आपने।
बात हुई हमारी CO की, है ना। अब जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इफ sp मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, sp मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव इसका मतलब क्या हो गया कि O2 और F2 जैसा ही हो जाएगा। फिर इफ sp मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव इसका मतलब क्या हो जाएगा, O2 और F2 जैसा ही हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो जरा, जैसे F2 होता है बच्चों, F2 का जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो, है ना। और Cl2 का ग्रीनिश येलो, और Br2 का रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, और I2 का वॉयलेट कलर। यही होता है। ये बात समझ में आया। जो हैलोजन्स होते हैं ना बच्चों, हैलोजन्स आर colored due to homo LUMO ट्रांजिशन। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एनर्जी लेगा फोटोन के फॉर्म में, लूमो के अंदर गया, लूमो से होमो में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, वो विजिबल रीजन में होगी तो वो कलर्ड होगा। ये बात समझ में आया। तो हैलोजन्स जो होते हैं वो होमो लूमो ट्रांजिशन के कारण कलर्ड होते हैं। अब F2 के अंदर जो गैप है होमो लूमो ट्रांजिशन में वो हाईजेस्ट है, समझ में आया। और I2 के अंदर वही गैप लोएस्ट है। तो एक्चुअल में गैप अगर हाईजेस्ट होगा तो ज्यादा एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऐसा कुछ चलता है, विविग्योर, है ना, विविग्योर। और विविग्योर में ये हो जाएगा वॉयलेट और इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब यहां पर यहां से यहां जाएंगे तो डिक्रीजिंग एनर्जी, है ना, एनर्जी डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। अगर मुझे येलो कलर का दिखना है तो मुझे वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। बात समझ में आया। अगर मुझे ब्लू कलर का दिखना है तो मुझे ऑरेंज कलर की लाइट को, वो ब्लू कलर का, अगर ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब करी तो ऑरेंज कलर का दिखेगा, ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब करी तो ब्लू कलर का दिखेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर चलते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन येलो कलर का दिख रहा है तो इसने हाईजेस्ट एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा, दैट इज वॉयलेट। ये बात समझ में आया। और ये वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये, वो वॉयलेट कलर का दिख रहा है तो येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा आयोडीन ने। ऐसे चलता है। क्लियर है, समझ गए, लिख ले।
चलें? तो ये सारी बात हुई हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। बात समझ में आया? ये सारी कहानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो, ये अभी कोऑर्डिनेशन में फिर आएंगी ये सब चीजें, है ना? कोऑर्डिनेशन के अंदर ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में फिर आएंगी ये सब चीजें। बात समझ में आया? नेक्स्ट, कलर ऑफ, ओ सॉरी, स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिखो एक लाइन, पहला पॉइंट लिखो, इफ गिवन कंपाउंड, if given compound is predominantly ionic, if given compound is predominantly ionic, is predominantly ionic, ionic ब्रैकेट में लिखो all S block salts, all S block salts and NH4 positive salts and NH4 positive salts except few halides, except few halides and hydride compounds of lithium, magnesium, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, इनके कुछ कंपाउंड्स कोवेलेंट भी होते हैं ना। देन एल्यूमिनियम, देन cation and anion are separated by ionic bond, and corresponding charge is located on ions, and corresponding charge is located on ions, जैसे कि NH4NO3 ये लिखा हुआ है। तो NH4NO3 अगर हम इसकी बात करते हैं तो NH4 पॉजिटिव और इसको हम कैसे लिखेंगे? NO3 नेगेटिव। तो NH4 पॉजिटिव अलग से बनेगा, NH4 पॉजिटिव ये हमारा अलग से बनेगा, और NO3 नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं, डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, है ना? इस तरीके से बनेगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से मान लो मेरे पास लिखा हुआ हो CaCO3, तो CaCO3 अगर लिखा हुआ होगा तो कैल्शियम +2 और CO3 डाइनेगेटिव। तो CO3 डाइनेगेटिव अगर हम इसकी बात करते हैं तो जैसे ये कार्बन हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये O नेगेटिव हो गया, और ये भी हमारा O नेगेटिव हो गया। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर बनाना, तो ये तो NO3 नेगेटिव तो लोइस डॉट स्ट्रक्चर में सीखा था, CO3 डाइनेगेटिव बनाया जा सकता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा। लिख लें,
चले आगे नेक्स्ट। तो ये हमारा इस टाइप से, ये तो नॉर्मल है, ये नहीं सिखाना चाह रहा हूं मैं। अब हमको सीखना क्या है वो चीज समझते हैं। लिखो एक लाइन नेक्स्ट, रूल वाइज लिखते जाना। तो सेकंड रूल लिख लो, इफ गिवन कंपाउंड इज predominantly covalent, then first of all we identify the central atom. First of all we identify the central atom. Identify the central atom. Central atom लिखो, central atom, central atom, central atom लिखो। सेंट्रल एटम कौन होगा? लेस इन नंबर लिख लो, सेंट्रल एटम लिखो, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर, कॉमा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कॉमा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कॉमा हायर कोवैलेंसी इन सेम स्टेट। सेम स्टेट मतलब दूसरा भी ग्राउंड स्टेट, ये खुद भी सेम ग्राउंड स्टेट, सेम स्टेट। समझ गए? लेसन जो कम नंबर में दिख रहा हो, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिसकी कोवैलेंसी ज्यादा हो। नेक्स्ट लाइन लिखो, रिमेनिंग सराउंडिंग एटम्स are attached to central atom. Remaining surrounding atoms are attached to central atom, according to their ground state covalency. हमेशा सराउंडिंग एटम ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी से ही जुड़ेगा सेंट्रल एटम से। एक स्टार लगा के एक लाइन लिख लो, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर नेवर सेंट्रल एटम। समझ में आया? फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर नेवर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम बच्चों, ऑक्सी एसिड किसे कहा जाता है? ऑक्सी एसिड किसे कहा जाता है? जिसके अंदर OH लिंकेज हो। ऑक्सी एसिड किसे कहा जाता है? जिसके अंदर OH लिंकेज हो। ये बात समझ में आया? अब जैसे मान लो कोई कोवैलेंट कंपाउंड ऑक्सी एसिड है, तो ऑक्सी एसिड में जितना उसकी बेसिसिटी होती है उतने ही उसके पास OH लिंकेजेस होंगे अटैच टू सेंट्रल एटम। बेसिसिटी मतलब कितने H पॉजिटिव दे सकता है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। बोलो, समझ आ पा रहा है? तो यहां पर एक को छोड़कर, किसको छोड़ के? H3BO3। H3BO3 ऑक्सी एसिड ऐसा ऑक्सी एसिड है जो खुद का तो H पॉजिटिव देता ही नहीं, और उसका बेसिसिटी 1 है, लेकिन उसमें कितने OH लिंकेज होते हैं? 3। बोरोन से एक OH। समझ में आया? तो H3BO3 को छोड़ के सभी जगह पर ये लाइन वैलिड है। लिखो, if given covalent compound is proton donor oxy acid। प्रोटॉन डोनर समझते हैं? H पॉजिटिव, प्रोटॉन डोनर ऑक्सी एसिड एक्सेप्ट बोरिक एसिड, then its basicity express number of acidic OH groups, directly attached to central atom, except peroxy
और peroxide compound, peroxy or peroxide compound with one central atom, with one central atom, with one central atom. जैसे बच्चों दो जगह को छोड़ के peroxy वाले कंपाउंड्स कौन से होते हैं? peroxy कंपाउंड जिनमें OO लिंकेज होता है. कैसे पता चलेगा? अभी आपको पता चलेगा, कल पता चलेगा. ये जैसे मान लो कोई ऑक्सी एसिड है और उसकी बेसिसिटी, अच्छा एक बात बताओ, किसी ऑक्सी एसिड में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं उतनी उसकी बेसिसिटी होती है क्या? नहीं, ये कंपलसरी तो बिल्कुल ही नहीं है. ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जनरली एसिडिक माना जाता है. अब मान लो वो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा, वो कार्बन से जुड़ा हो हाइड्रोजन, तो एसिडिक नहीं होगा ना, तो वो फिर बेसिसिटी में काउंट नहीं होगा. क्लियर है? जैसे ऑक्सी एसिड है और ये हमारा बेसिसिटी है, तो इसके अंदर H3PO3, बच्चों H3PO3 पेरेंट एसिड कहलाता है. पेरेंट एसिड का मतलब ये होता है कि किसी से डेराइव नहीं किया जाएगा. ये बात समझ में आया? ये किसी से डेराइव नहीं किया जाएगा और इसका नाम फोस्फोरस एसिड होता है. इसका नाम क्या होता है? फोस्फोरस एसिड. समझ में आया? इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 2 होती है. अगर बेसिसिटी 2 है इसकी, तो देखना H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा. OH लिंकेज तो 2 आने ही आने हैं, है ना, और ये क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड हो, और ये H. ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो ऑक्सीजन से नहीं जुड़ाना. अरे समझ गए? नेक्स्ट H3PO2, H3PO2 इसको क्या कहा जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड. तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड और ये हमारा बेसिसिटी 1 होती है. अब 1 ये इसी से डेराइव करूंगा मैं, नाम लिखना सिखाऊंगा मैं कल आपको कि हाइपो कब आएगा. बात समझ में आ रही है ना? अब H3PO2 है, इसका स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड हो, इसमें सिर्फ OH एक ही आएगा. क्लियर? H4P2O5. H4P2O5 को कहा जाता है पायरो फास्फोरस एसिड. पायरोफॉस्फोरस एसिड. अब देखो पायरोफॉस्फोरस एसिड अगर हम इसकी बात करते हैं तो जनरली सेंट्रल एटम अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आता होगा. 4 + 2x - 10 = 0, है ना. तो 2x x = +3. फास्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 5 + 5. जितने इलेक्ट्रॉन है पूरे दे दे, दैट इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन. बोलो यार, है ना. नाइट्रोजन फैमिली का +5 होता है, ऑक्सीजन फैमिली का +6 होता है. ये हाईएस्ट से कैसा आ रहा है? कम आ रहा है ना. तो इसमें कौन सा लिंकेज होना चाहिए? PP. अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, ये कल और डिटेल में आएगा, हाईएस्ट के बराबर है तो POP लिंकेज आता, हाईएस्ट से कम है तो PP लिंकेज आता है, हाईएस्ट से ज्यादा है तो POOP लिंकेज आता है. अब इसमें PP लिंकेज आना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो मैं रूल सिखाना चाह रहा हूं उससे अपोजिट काम करता है, बस यही वाला. और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है. ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इसमें PP लिंकेज होना चाहिए, लेकिन होता POP लिंकेज है. एक्चुअल में जब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक बने. सिमेट्रिक मतलब 20 से देखेंगे तो दोनों साइड एक जैसा दिखना चाहिए, इसलिए इस स्ट्रक्चर में दिक्कत है. यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा H, ऐसे बन जाएगा. बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारे पास H4P2O5. इसमें जो बेसिसिटी आएगी वो कितनी आएगी? 2. बात समझ में आया?
तो ये स्ट्रिक्टली हमको एक बात शो कर रहा है कि जितने हाइड्रोजन है उतने बेसिस। हाँ, लेकिन ये नॉर्मली ये लाइन ठीक है, लेकिन कुछ 5 6 7 8 एसिड्स को छोड़ दिया जाए तो ये लाइन वैलिड है, लेकिन अगर हम ऑलवेज कहें तो ये लाइन बिल्कुल वैलिड नहीं है। अभी मैं कल आपको ये सिखाऊंगा पायरो कब लिखते हैं, हाइपो कब लिखते हैं। पेरेंट एसिड के नाम हम याद करेंगे, बाकी सबके नाम हम डेराइव करेंगे। बात समझ में आया? और एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे कल हम, ठीक है ना। मॉड्यूल 2 मेरे को कल अपन डिस्कस करते हैं।